Good evening, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, हिंदी मीडियम के छात्र, मैंने लास्ट आपको जो टॉपिक छोड़ा था, हम बात कर रहे थे आंतरिक विवर्तनी शक्तियाँ। आंतरिक विवर्तनी शक्तियों में मैंने आपको दो प्रकार की शक्तियाँ पढ़ाई। नंबर एक अपक्षयण की शक्तियाँ और दूसरी अपर्दन की शक्तियाँ। अपक्षयण और दूसरी अपर्दन। अपक्षयण की शक्तियाँ आपने कंप्लीट पढ़ ली थी, यानी ऐसी शक्तियाँ जो अपने स्थान पर रहकर ही पृथ्वी की संरचना को बदलती रहती हैं, चाहे वो तापांतर हो, चट्टानों का चटकना हो, टूटना हो, या रेगमाल की तरह उनमें रगड़ लगने से छोटे छोटे कणों में बदलना हो। ये सब हमने अपक्षयण की शक्तियों में पढ़ा। आज हम बात करेंगे बेटा पहले अपर्दन की शक्तियां। अपर्दन की शक्तियां, तो अपर्दन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पहुंचना या ले जाना। ऐसी शक्तियां जो किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जिनसे पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ऐसी शक्तियों को अपर्दन की शक्तियां कहते हैं। पृथ्वी पर तीन ऐसे पदार्थ हैं जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित होते रहते हैं, जो बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनमें से ये पदार्थ कौन कौन से हैं देखिएगा। नंबर एक वायु, नंबर दो जल और नंबर तीन बर्फ। ये तीन ऐसे पदार्थ हैं, वायु, जल और बर्फ। ये पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित होते रहते हैं या अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिससे पृथ्वी की संरचना में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इनके बहाव में अत्यधिक शक्ति होती है। इनके मार्ग में आने वाली जो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, वो बाधाएं टूट जाती है और इनके साथ बहती चली जाती है। इनका कार्य इतना ही नहीं होता, ये किसी पदार्थ को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर एकत्रित कर देती है, जिससे वहाँ का स्वरूप बदल जाता है। अब अपर्दन की शक्तियों के अंदर यदि हम बात करें तो कुछ उसके उदाहरण हम पढ़ेंगे, जैसे बहते वायु की शक्ति, असमान वेग की हवाएं, बहते पानी की शक्ति। ये सब अपर्दन शक्तियों के उदाहरण हैं। जैसे इसमें हम बात करेंगे, नंबर एक बहती, नंबर एक बहती वायु की शक्ति। पृथ्वी पर सतह के चारों ओर गैसों का आवरण है। पृथ्वी की सतह पर हम नीचे की बात करें तो पृथ्वी की सतह के चारों ओर गैसों का आवरण है। गैसें फैली हुई है, जिनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है। कार्बन का तो लगभग देखें पृथ्वी का पूरा जो धरातल का 78% भाग घेरा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कार्बन ऑक्सीजन की बहुतायत मात्रा पाई जाती है। तो धरती की सतह के चारों ओर गैसों का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में इन गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, जिसके कारण हम जिंदा हैं। पेड़ पौधों से हम ऑक्सीजन लेते हैं
तथा पेड़ पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम जिस ऑक्सीजन का उपयोग अपने भोजन के ऑक्सीकरण में करते हैं, उसी प्रकार पादप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। तो बहती वायु की शक्ति, उस वायु की शक्ति में विभिन्न प्रकार की गैसें भी हैं। ये गैसें जिनको जहां आवश्यक है वहां इनका उपयोग भी किया जा सकता है। तो पादप इन गैसों के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अलावा हम देखें, वायु कभी स्थिर नहीं रहती, यह गतिशील रहती है और वायु की जो गति है उसे अपक्षण की शक्ति प्रदान करती है। वायु का वेग बढ़ने पर अपक्षण की शक्तियाँ भी बढ़ती जाती है और कभी कभी ये इतनी विनाशक हो जाती है कि किसी क्षेत्र के नक्शे को ही बिल्कुल वहाँ बदल देती है। प्राचीन काल में इन हवाओं का उपयोग जहाज, जो पानी के जहाज हैं, उन पानी के जहाज़ों की दिशाओं को बदलने में करते थे। बहते वायु की जो शक्ति है, इनका उपयोग पानी के जहाज़ों की दिशा को बदलने में भी इनका उपयोग किया जाता था। यदि हम देखें, भूमि पर ये जो हवाएं सदा समान नहीं रहती, बल्कि ऋतुओं के अनुसार इन हवाओं का जो वेग है, हवाओं की दिशा है, वो बदलती रहती है। यदि मैं बात करूं जैसे कि गर्मियों में ऋतु के अनुसार हवाएं बदलती है, गर्मियों में इन हवाओं की दिशा देखें तो गर्मियों में 6 माह हैं, गर्मियों में 6 माह हैं। ये हवाएं समुद्र से पृथ्वी की ओर चलती है। गर्मियों में लगभग 6 महीने ये जो हवाएं हैं, ये समुद्र से धरती की ओर चलती है और ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है। गर्मियों में 6 महीने समुद्र से पृथ्वी की ओर हवाएं चलती है, जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून बनता है, जबकि सर्दियों में छह माह है। सर्दियों में 6 महीने, सर्दियों में 6 माह हवाएं समुद्र से पृथ्वी की ओर, सर्दियों में हवाएं पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, तो ये जो हवाओं, बहती हुई हवा की शक्ति है, जिनके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सभी जगह वर्षा करता है। भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून सभी जगह वर्षा करता है और यह मानसून सभी जगह लगभग वर्ष भर रहता है। देन नेक्स्ट, ये तो मैं बात कर रहा था बहते वायु की शक्ति की। अब मान लीजिए वायु की शक्ति में बदलाव हो जाए, इसके विक्षोभ बदल जाए, इसका वेग बदल जाए, तो उसे हम कहेंगे असमान वेग की हवाएं। असमान वेग की हवाएं।
और असमान वेग की हवाओं को चक्रवात भी कहते हैं। चक्रवात, चक्र का मतलब घेरा, बात यानी वायु। जहां कहीं एक न्यून दाब का क्षेत्र होता है, जहां पर कहीं भी न्यून दाब का क्षेत्र बन जाता है, उस न्यून दाब के क्षेत्र पर चक्रवात आता है, जिसे विक्षोभ के नाम से भी हम जानेंगे। तो देखो, कई बार असमान वेग की हवाएं पैदा होती है। कई बार असमान वेग की हवा, जिनका वेग एक जैसा नहीं है, कहीं पर हवा तेज और कहीं पर धीमी। तो इन असमान वेग के कारण चक्रवात एक परिवर्तनशील हवा का उदाहरण है। जब हवा में वेग में लगातार परिवर्तन हो तो वो चक्रवात में बदल जाता है। चक्रवात की हवाएं कभी सीधी नहीं होकर एक वृत्ताकार पथ पर केंद्रीय बिंदु की ओर बढ़ती हैं। चक्रवात केंद्र पर वायुदाब कम हो जाने से उत्पन्न होता है और चक्रवात का जो घेरा है वो लगभग 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र को एक बार में घेर लेता है। तो ये जो हवाएं हैं ये किस तरह इस तरह राउंड बनाती है। तो अंदर का जो क्षेत्रफल है वो कम है और इस तरह ये राउंड इस तरह बना लेती है। इनको हम चक्रवात कहेंगे। तो यहाँ पर जो बीच का जो केंद्र है, इस केंद्र पर हवा का वेग हो जाता है कम। केंद्र पर वायु का वेग कम होता है। वायु वृत्ताकार पथ में घूर्णन करती है। वायु वृत्ताकार पथ में घूर्णन करती है और इस वृत्ताकार घूर्णन से अब इस चक्रवात के लपेटे में जो भी आता है, कोई पदार्थ है या कोई आबादी है, वहाँ पर कोई छान छप्पर है, पेड़ है, तो उनकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो कि वायु का एक घेरा बन गया जिसमें असमान वेग की हवाएं, कभी हवाएं धीमी है कभी तेज है, तो पेड़ टूट सकते हैं, पेड़ों की शाखाएं फट सकती है, छप्पर उड़ सकते हैं। ऐसी घटनाएं हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये जो चक्रवात का जो घेरा है, इस घेरे की जो लंबाई है वो लगभग 400 किलोमीटर भी हो सकती है। मतलब बड़े चक्रवात होते हैं वो 400 किलोमीटर एरिया को भी कवर कर लेते हैं। तेज वर्षा, कई बार तो ऐसे चक्रवात होते हैं कि चक्रवातों के कारण मौसम में एकदम परिवर्तन आ जाता है और उस मौसम में परिवर्तन आने से कई बार मई के महीने में भी सावन के जैसा एहसास होने लगता है। तेज वर्षा होती है, बादलों की तेज गरज होती है, बिजली चमकने लगती है और जो क्या कहते हैं बहका जो माहौल इस तरह बन जाता है, पेड़ टूट जाते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, यानी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। और ये केवल घटनाएं केवल देखने से ही डर लग जाता है, लेकिन जिसके सामने जब ऐसी घटना घटित हो तो उसे किन विपत्तियों का सामना करना होता है ये भी हम महसूस कर सकते हैं, नहीं सोच भी सकते हैं। महसूस करना अलग बात है। तो असमान वेग एक प्रकार के चक्रवात होते हैं और इन चक्रवातों में शक्तियाँ कितनी है ऐसे हम उदाहरण कई देख भी चुके हैं। और आप यदि निकाल कर देखना चाहें तो आप अपने YouTube चैनल पर कई चक्रवातों के उदाहरण भी हैं। उन उदाहरणों को देखकर समझ सकते हैं कि चक्रवात कैसे आता है। छोटे चक्रवात जिसे आपने देखा हो गांव में जिसे कहते हैं कि भरबूड़ा, वो छोटे चक्रवात हैं, ठीक है। अब छोटे चक्रवात क्या, जहाँ पर वायु का दबाव कम हो जाए, वायु का वेग कम हो जहाँ पर, तो वहाँ क्या वायु अपने स्थान पर उस एरिया को कवर करने के लिए, उस रेगिस्तान की पूर्ति करने के लिए हवा वहाँ पर घूमती है
और हवा घूमने से वहाँ जो कोई आसपास पदार्थ हल्के हैं जिनका घनत्व कम है, वो पदार्थ उस हवा के घुमाव के साथ वहाँ पर बहने लगते हैं। ठीक है, तो हवा के साथ जो पदार्थ वहाँ पर घूमेंगे उन पदार्थों से क्या है कि एक इस तरह बन जाता है जिसको आप कहते हैं भरबूड़ा। छोटे बच्चों से डरने भी लगते हैं और घर वाले भी उनको डराते हैं ताकि वो उनसे दूर ही रहें, क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के हो सकता है कि विभिन्न प्रकार की कचरे की चीज़ें भी उड़ती हों, उनसे दूर रहें। बाकी उनमें कोई ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग भ्रांति या अंधविश्वास फैलाते हैं कि इनके अंदर भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक भ्रांति या अंधविश्वास हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो चक्रवात में ऐसी कोई अन्य कोई शक्ति नहीं होती। यह केवल एक विक्षोभ की शक्ति है, एक न्यून दाब वाले क्षेत्र की शक्ति है जिससे चक्रवात का घेरा बन जाता है और हवाएं, असमान वेग की हवाएं इस तरह होने से चक्रवात का निर्माण हो जाता है। अब देखिए बेटा, वायु बहते पानी की शक्ति। हम एक उदाहरण और इसमें लेते हैं, देखिएगा। देखिएगा, बहती जल की शक्ति। बहते जल की शक्तियों की नाम आती बेटा हमारे दिमाग में कई बार, जैसे नदियाँ और उन नदियों से आने वाली बाढ़, ये सब भी हमारे दिमाग में ऐसे आते हैं। तो बहते हुए जल की शक्ति को आपने नदियों में देखा होगा। बहते हुए जो जल की शक्ति है उसको आपने नदियों में देखा होगा। पहाड़ों से निकलकर झील या समुद्र में खत्म होने वाली जो नदियां हैं, वो नदी घाटी से डेल्टा तक कई संरचनाओं का निर्माण करती है। यानी नदी जहाँ से निकलती है, निकलकर जहाँ समुद्र में मिलती है, वहाँ से लेकर वो कई प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण करती है। नदी का प्रमुख जो महत्व है उसमें बहने वाले पानी पर निर्भर करता है। नदी का जो महत्व है, नदी में बहने वाले पानी पर उसका जो महत्व निर्भर करता है। कुछ नदियाँ केवल बरसात में बहती है, लेकिन कुछ वर्ष भर मीन्स 12 महीने लगातार बहती रहती हैं। एक नदी सरस्वती के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे। तो बहते जल की शक्तियों का उदाहरण क्या है? हम बात करेंगे नदियों की। नदियां, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। देखिए बेटा, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैसे बेटा सरस्वती नदी अब विलुप्त नदी है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का जहाँ संगम है वहाँ गंगा और यमुना तो बहती है, लेकिन सरस्वती एक विलुप्त नदी के रूप में है। तो एक नदी सरस्वती के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त नदी के रूप में है, लेकिन इसे खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा, यमुना और चंबल और अन्य नदियाँ, कई ऐसी नदियाँ जैसे घग्गर नदी है, पार्वती है, ब्रह्मपुत्र है, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, ऐसी कई नदियाँ हैं जो लगभग वर्ष भर बहती हैं। इनका पानी कभी रुकता नहीं है। लेकिन हम प्रचलित में देखें, हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो बहने वाली नदी है वो चंबल है, और चंबल को हमने तबाही मचाते भी कई बार
दृश्य रूप में लाइव या टीवी पर तो देखा ही है। बाकी जब इन नदियों का पानी यानी उफान पर होता है तो कई वाहनों को भी आपने इसमें बहते हुए देखा होगा। तो बहते पानी की शक्ति का पता हमें जब लगता है जब पानी का वेग असमान हो जाता है और उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके साथ विभिन्न प्रकार के जैसे पानी अपने जगह को छोड़कर बाहरी कॉलोनियों में आता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जैसे मानव, जंतु या मकान, पेड़, इन सबको जब क्षति पहुँचने लगती है तो इनकी जो शक्ति है वो विनाशकारी हो जाती है और वो शक्ति यानी पूरा विनाश लाती है। तो नदी का महत्व देने के लिए नदियों को हम माँ भी कहते हैं, लेकिन नदियों में जल अधिक आ जाने से इनकी जो शक्ति है वो अधिक विनाशकारी हो जाती है। इनका सामना भी हमें करना पड़ता है। तो बेटा अपरदन की शक्ति के अंदर देखिए बेटा, बहते वायु की शक्ति, असमान वेग की हवाएं और बहते जल की शक्तियां, ये सब प्रमुख सम्मिलित हैं। और इन शक्तियों सबका हमारा पढ़ने का मतलब एक ही है कि ये वे शक्तियां हैं जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाती हैं, जिनसे कई जगह पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो कई जगह विनाश होने से वहाँ पर जो पदार्थ हैं उनकी कमी हो जाती है और वो जान माल की हानि का कारण भी बनती है। ठीक है, तो अभी बेटा इस चैप्टर के अंदर हिमनद और समुद्री धाराएं जैसे भी क्वेश्चन है आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ तक ही शेयर करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।